गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके टेट, सीटेट और ये बिहार का जो यस टेट है और टीजीटी पीजीटी के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम कुछ मॉडल पेपर पर आधारित ये 30 प्रश्न हैं जिसमें हम 30 को और सॉल्व कराएंगे। और जो भी आपको समस्या होती है कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा कि हमको यहाँ पे कोई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, हम एक साथ देखते हैं कि एक साथ हम कितने ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे आगे वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आ रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि, देखिए क्या पूछ रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस कैटेगरी में बच्चा आएगा? वह किस कैटेगरी में बच्चा आएगा? कौन सा आएगा? सामान्य कैटेगरी में आएगा कि मंद बुद्धि के कैटेगरी में आएगा कि उत्कृष्ट में आएगा कि प्रतिभाशाली में आएगा? तो ये समझिए आप कि जो सामान्य बुद्धि का बालक होता है वह जो होता है 90 से 110 के मध्य उसकी बुद्धि लब्धि रहती है, उसका आईक्यू स्तर रहता है। जबकि अब मंद बुद्धि क्या है? जो 90 से कम है, 90 से कम है, तो इसका कितना हो गया? इसका तो पता ही है कि 90 से 110 हो गया। इसका कितना हो जाएगा? 70 से 89, 70 से 89 हो जाएगा। और उत्कृष्ट जब अब 89 है, उत्कृष्ट इससे भी उत्कृष्ट ये है, इससे भी प्रतिभा लिए हुए है यह है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब 110 से 130 मार देंगे। और जब प्रतिभाशाली की बात आ जाती है तो यही 130 से इसकी शुरुआत होती है जो 200 तक जाती है ना। यहाँ पे आप आसान ट्रिक में समझ लीजिएगा कि जब सामान्य कोई भी बच्चा जब एवरेज का बुद्धि लब्धि वाला होता है तो वो 90 से 110 तक होता है। दूसरा जो थोड़ा सा उससे कम बुद्धि का होता है उसी को मंद बुद्धि कहते हैं, तो वो 90 से कम है यानी 70 से 89 के मध्य है। और उत्कृष्ट ये उससे भी ज्यादा बुद्धि लिए हुए है तो 110 से 130 में आ गया। प्रतिभाशाली जो है 130 से 200 के मध्य विशेष प्रतिभा लिए हुए है। प्रतिभाशाली का मतलब क्या है कि इन सबों की अपेक्षा ये कुछ अलग एक्टिविटी रखता है, उसके अंदर विशेष प्रतिभा है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो बुद्धि लब्धि है 130 से 200 तक का बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? अभी बताओ कि औपचारिक एज कौन सी होती है? जो प्राथमिक एज है, जहां बच्चा एक मान लिया गया है कि इतने साल का बच्चा हो जाएगा तो हम स्कूल भेजेंगे, ये पता है ना आपको। तो वहां पे कौन सी शिक्षा हम देंगे? यहाँ 6 से 14 साल तक की जो शिक्षा होती है वह क्या होती है? इसी को हम एक औपचारिक एज के नाम से जानते हैं। औपचारिक एज के उम्र के नाम से जानते हैं कि यही औपचारिक उम्र है, यहीं से बच्चा पढ़ने का शुरुआत करता है। जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि है ना कि बुद्धि है। यहाँ में स्प्रिंट है, यहाँ पे वृद्धि है। वृद्धि, एक बच्चे की वृद्धि और विकास अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो जब भी हम अगर बात करेंगे वृद्धि और विकास की तो यहाँ कौन सी विधि हमको सुटेबल लग रही है? पहले तो देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, सामने आ जाता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि मतलब कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हम क्या करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि में यहाँ पे क्या है, यहाँ उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मन का अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ मनोविकार का अध्ययन हो रहा है। इस विधि से मनोविकार का अध्ययन हो रहा है। ओके, दूसरा कह रहा है कि तुलनात्मक विधि, तो क्या वृद्धि और विकास में तुलनात्मक विधि का इसका तुलनात्मक विधि का कहीं मतलब निकल रहा है? बिल्कुल नहीं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तुलनात्मक विधि होती है कि अगर हम दो स्टडी एक साथ करते हों, जब दो स्टडी एक साथ करते हों तो उसका तुलना किया जाता है कि किसकी स्टडी बेस्ट है। ओके, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। सांख्यिकी विधि तो होगी ही नहीं, क्योंकि यह डेटा कलेक्शन में काम आती है। और तो होगा हमारा क्या, विकासीय विधि। यहीं पे हमारा क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा जाता है कि बच्चा किस उम्र में कितने वजन को गेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। पूछ रहा है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, जबकि आप जान रहे हो कि पहले 7 था, अब 8 बुद्धि हो गई है। और इसमें से कौन सा नहीं है, ये तो इस पर तो ध्यान जरूर आप दीजिएगा कि नहीं की बात करता है। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को इतना जल्दी पढ़ लेते हैं कि है कि नहीं है भूल जाते हैं। ठीक, तो नहीं है, यानी सबको पता है कि इन्होंने स्थान बुद्धि को भी दिया है, ठीक ना, अंतर व्यक्ति को भी दिया है, ठीक ना, और भाषात्मक बुद्धि को भी दिया है। भाई ये तीनों तो बुद्धि है, जहां जैसे उसको वातावरण मिलती है वैसे वो बुद्धि सीखता है, लेकिन भाव से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भावात्मक बुद्धि नहीं है, भावात्मक हमारा इमोशन है, भाव है। ठीक, तो हमारा आंसर ये सही होगा। क्लियर है, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, अगर क्वेश्चन कितना अच्छा पूछ रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। समझ रहे हो? इसके लिए हम एक सूत्र याद करते हैं, IQ MA 5CA, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो जितना हमारा ये मेंटल एज हो गया, एक क्रोनोलॉजिकल एज हो गया, दोनों को जब गुणा कर देते हैं तो जो आंसर आता है वही हमारा राइट आंसर होगा। अब इसका हम यहाँ करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है ना। उसके लिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इस फार्मूले का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह मनोविज्ञान से है, मनोविज्ञान का है, आपका सीटेट और टेट का प्रश्न है, जो आपके लिए भी बहुत स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था। ठीक, तो ये तो आपका एक स्टेटमेंट्स है, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इसको किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। बात है हिंदी अक्षर की, ठीक ना, बात है हिंदी अक्षर की कि हिंदी अक्षरों को बालक कितने वर्ष में पहचानने लगता है। तो 5 वर्ष में पहचानता है, ठीक ना, 5 वर्ष में पहचानता है। जानते हो जब 3 वर्ष का बालक होता है, 3 वर्ष का अगर बालक है तो वह एक काउंटिंग से संख्यात्मक ज्ञान हासिल करता है। जैसे 1 से 10 तक को काउंट कर लेता है, को गिन सकता है, ठीक ना। 4 वर्ष में प्राथमिक कलर का ज्ञान कर पाता है, यह प्राथमिक रंगों को पहचानने लगता है, रंगों को पहचानने लगता है। 5 वर्ष में इसका शब्दकोश थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो ना, इसका शब्दकोश थोड़ा बड़ा हो जाता है और वह 2500 शब्दों को सीखने लगता है, शब्दों को सीख जाता है। और 6 वर्ष में तो और इसके अंदर विकास हो जाता है भाषाओं का। इसमें तो वह सेकेंडरी कलर को भी पहचानने लगता है, द्वितीयक कलर को भी पहचानने लगता है। यहाँ पे द्वितीयक रंगों का भी
उसे ज्ञान हो जाता है। ठीक ना। अब देखो एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो 3 वर्ष में, अब यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है कि हिंदी अक्षरों को बालक, तो शब्द कहाँ बना रहा है बालक, यानी 5 वर्ष में बना रहा है। और कितने शब्द का ज्ञान उसको हो जा रहा है, कितने शब्द का निर्माण कर ले रहा है, बोल ले रहा है, तो 2500 शब्दों को बोल ले रहा है। ठीक, तो 3 वर्ष में क्या है, वो संख्यात्मक ज्ञान का उसके अंदर विकास हो रहा है। 1 2 3 4 बिना देखे वो गिन ले रहा है। 4 वर्ष आते आते वह प्राथमिक कलर का भी, कि जो मेन हमारे कलर कौन से हैं उसका भी ज्ञान हो जाता है। और 5 वर्ष में वो 2500 शब्दों को सीखने लगता है। और 6 वर्ष तक जाते जाते वो सेकेंडरी कलर को भी सीख जाता है। ठीक ना। इसके साथ साथ आपका देखिए 2-3 क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है, आप लोग जो भी क्वेश्चन है उसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के चीजों को समझने का प्रयास करिए। अगर यह चीज आप लोग समझने लगेंगी, अगर ये चीज आप लोग रटने लगेंगी कि प्रैक्टिस सेट में पहला का बी और चौथा का सी है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिए। अब जैसे यहाँ पे है, तो पियाजे के चारों जो अवस्थाएं हैं उसको क्लियर रखेंगे, तब कोई भी अवस्था एक पूछ सकता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। अब इसमें देखिए कि क्या पूछ रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है। ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है, यानी जब इनकी अवस्थाओं को पियाजे की हम 4 अवस्थाओं को जब जानेंगे तभी तो क्लियर करेंगे। तो पहला क्या है, पहला संवेदी गामक अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था, यहाँ बच्चा अपने सेंसोरी से सीखता है, सेंसर से सीखता है, सेंस ऑर्गन से सीखता है। ठीक ना। एक कौन सी अवस्था होती है, पहला है 0 से 2 वर्ष। ठीक, 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था है, देखो चारों इसी में डिफाइन कर दिया है। 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था है, हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहीं पे लिख लीजिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे है आपका, ये जो अवस्था है आपका 2 से 7 वर्ष है। ठीक, जो तीसरा ऑप्शन है 7 से 11, ये मूर्त है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको कांक्रीट अवस्था भी कहते हैं। और नेक्स्ट आपका है, लास्ट है आपका 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये समझिए कि कहीं यह 11 से प्रौढ़ावस्था देता है, तो कहीं क्या देता है, कहीं आपका ये दे देता है आपका 11 से 15, तो हम दोनों को सही मानते हैं। ओके, अब यहाँ पे कौन सी अवस्था है, ये इसकी अवधि यही समाप्त हो जाती है, तो ये लास्ट वाले अवधि की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गर्भ में, देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। बालक को गर्भ में विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, दिन की बात कर रहा है। तो सबको पता है कि दिन की जो बात करेगा तो 280 दिन लगता है, क्योंकि जो न्यूनतम जो होती है, जो कम से कम होती है गर्भावस्था का, जो गर्भ में बालक के विकास की जो अवधि होती है, कभी कभी न्यूनतम भी पूछ देता है। न्यूनतम जो होता है कितना भी, अगर ये बच्चा हो जाए तो उसके लिए हमारा जो है 180 दिन है, और अधिक से अधिक, अधिकतम भी कभी कभी मान लीजिए पूछ देता है,
तो अधिकतम कितना होता है, 344 दिन होता है। ठीक ना। तो यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या हमारा सही है? 200 कम से कम 180 दिन होता है। ठीक ना। अधिक से अधिक 344 और एक्यूरेट कितना, एक स्वस्थ बालक का जो विकास होता है 280 दिन में होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने, देखिए उस मनोवैज्ञानिक का सारे लोग नाम जानते हो कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। वो किसी दूसरे बालक को नहीं लिए अपने प्रयोग के लिए, उन्होंने सिर्फ अपने ही बच्चे को हर स्टेप का अध्ययन किया। वह कौन थे? पेस्टोलॉजी थे। ठीक ना, पेस्टोलॉजी थे। ये अपने ही बालक पर अध्ययन किए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है। अब आप बताइए कि यह विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन है कि बालक का विकास कैसे होता है, क्या नियम है। विकास का नियम तो सबको पता होगा, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इसमें से कोई नहीं। तो क्या पैर से सिर की ओर होता है? नहीं, तो दोनों सही ही नहीं होगा, कोई नहीं सही ही नहीं होगा। सिर से पैर की ओर हमेशा जो विकास की गति होती है, ये समझिए, जो हमारा विकास होता है वो हमेशा इस तरह होता है। ठीक ना, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक ना, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ये सिर से पैर की तरफ जा रहा है। ठीक ना, पैर से हमारा विकास जो कहां से शुरू हुआ, सिर से शुरू हुआ और कहां तक जा रहा है, पैर तक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकास के संबंध में, अब पूछ रहा है कि वह कौन सा कथन है जो विकास से संबंध ही नहीं रख रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंध ही नहीं रख रहा है, कौन सा है? ठीक, आप ही बताओ कौन सा है। क्या विकास सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है कि विशिष्ट क्रिया करता है? तो पहले बच्चा जो है हमारा सामान्य क्रिया करता है, तब उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे मान लो एक छोटा सा बेबी है, उसको हम पेन पकड़ाते हैं, बॉल पकड़ाते हैं, तो वो हाथ से पहले हाथ पे पकड़ता है, उंगलियों से पकड़ नहीं पाता है, तो हाथ पे जो ले लिया, हाथ से गेंद को मार दिया, ये सामान्य प्रक्रिया है। और जब उसको पकड़ने की जहां पे क्रिया आ गई, वो एक विशिष्ट प्रक्रिया है। ठीक, तो ये हमारा ये आंसर गलत है। बाकी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, आपको हर जगह ये क्रिया दिखाई देती है, एक जीव में, आप में, हम में, एक बच्चे में, हर जगह। तो हुई ना सार्वभौमिक। सिर से पैर की ओर अभी आप पढ़े हो। ठीक ना, वर्तुलाकार, इसका भी एक चक्र चलता है। कभी किसी एक अवस्था में कम विकास हुआ तो किसी एक अवस्था में ज्यादा विकास हो गया, उसी को क्या कहते हैं? वर्तुलाकार कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। क्या पूछ रहा है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। कौन सी नहीं है? हम विकास की अवस्थाओं को पहले ही 2 भाग में बांट दिए हैं। विकास की अवस्था को 2 भाग में बांट देते हैं, एक जन्म के पूर्व की अवस्था और एक है जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के बाद की अवस्था। अब आप ही देखो कि जन्म के पहले की अवस्था उसमें कौन सी दिख रही है और जन्म के बाद की अवस्था कौन सी दिख रही है। क्या डिंब जन्म के पहले बनता है? देखो नहीं है, पूछ रहा है। गर्भाधान पूछ रहा है, गर्भाधान यानी बच्चा अभी गर्भ में है। यहाँ फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है और दोनों एक ही है, एक ही जाइगोटिक स्टेज को कहते हैं। चाहे उसको डिंबावस्था कहो या बीजावस्था कहो या वूम कहो या जाइगोटिक स्टेज कहो। ओके, तो ये दोनों तो एक हो गया। भ्रूणावस्था भी अभी बच्चा क्या है, एम्ब्रियो है, तो ये भी नहीं है।
ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया? एक गर्भधान से नहीं, एक जन्म के बाद की अवस्था है। यहाँ हमारा शैशवावस्था होगा, यहाँ इन्फेंसी आएगी, ना कि वहां पे। क्लियर है? एनी डाउट? वेरी गुड। करते रहिए क्वेश्चन, बहुत करने में बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। बस आप लोग आराम से चीजों को समझते रहिए। और पर डे हम कराएंगे, पर डे 30 क्वेश्चन कराएंगे और 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? पहला 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। यहाँ पे मनोभौतिक का मतलब होता है मन और शरीर दोनों की स्थिति एक साथ जब जुड़ जाती है। हमारी संवेदनाएं, हमारी उत्तेजनाएं जब एक साथ मिल जाती है तो उसी को हम मनोभौतिक एकता कहते हैं। तो यहाँ क्या है? मन तथा शरीर का विकास दिखाई दे रहा है। शरीर और हड्डी का विकास तो होगा ही नहीं। जहाँ पे मन और शरीर की बात हो रही है तो होगा नहीं। शरीर और हृदय का होगा नहीं, आत्मा और मांसपेशियों का होगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या जा रहा है? हमारा राइट आंसर जा रहा है मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गर्भ में पूछ रहा है कि जब गर्भ में बच्चा का जो आप देखे हो, पढ़े हो, विकास, गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं में फर्स्ट शुरुआत से फर्टिलाइजेशन से लेके 9 मंथ, वो बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वहां से हमेशा 1 न 2 क्वेश्चन आपको दिखाई ही देगा। आई बात समझ में? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हम यहाँ ये भी बताते रहेंगे आपको कि हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है और हम कैसे उसको पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। हम एक दिन आपको ऐसे वीडियो बताएंगे कि कितने कम समय में कितना ज्यादा हम चीजों को गेन करेंगे। समझ रहे हो ना? आप देखिएगा उस चीज को तो समझ में आएगा कि हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 बुक है तो 5-6 बुक है, 7 बुक है, उसको इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है। हमको किस किस चैप्टर पे कहाँ कहाँ फोकस करना है। ओके, तो ये हम देखेंगे। पहला देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किस अंग का निर्माण होता है? समझ रहे हो? तो जब विकास ही पढ़ लिए हो, विकास के नियम में ही पढ़ लिए हो कि हमारा विकास शुरू कहां से होता है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, मस्तकाधोमुखी। जब मस्तकाधोमुखी कहेंगे तो हमारा विकास कहां जाएगा? सिर जाएगा। यानी सबसे पहले किसका विकास हुआ? सिर का हुआ। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? अब सिर क्या बनेगा? सिर बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर पैर जाएगा। एक सीक्वेंस में होता है ना। तो ये हमारा सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे आए तो नियम से पकड़ लेते हैं क्वेश्चन कि कैसे हम क्वेश्चन कहां से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? समझ रहे हो? तो जन्म के समय शिशु की हड्डियां बहुत लचीली कार्टिलेज होती हैं। आप समझ ही रहे हो कि बहुत सॉफ्ट होता है, जो बहुत सारी हड्डियां होती हैं। और वही जब क्या होता है, जितना उसका डेवलपमेंट हो जाता है, बड़ा होता जाता है बच्चा, वो धीरे धीरे वो आपस में जुड़ती जाती हैं। तो सब पहले तो ज्यादा अस्थियां होती हैं, फिर कैल्सिफिकेशन धीरे धीरे होता है और हड्डियां कितनी हो जाती हैं? आपकी कम हो जाती हैं। तो शिशु जन्म के समय 270 अस्थियां रहती हैं। धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, जब वयस्क व्यक्ति हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो ये 206 अस्थियां रह जाती हैं। समझ रहे हो ना? पहले 270 होती हैं, फिर वयस्क में जाते जाते 206 अस्थियां हो जाती हैं। इन सबों का कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गया कि वयस्क में कितनी अस्थियां होती हैं और बच्चों में कितनी अस्थियां होती हैं। स्केलेटन जो वाला पार्ट है उसमें हड्डियों का दिया हुआ है। हड्डियां कितने, एक ही पेज में समझाया हुआ है कि किस खोपड़ी में कितनी अस्थियां, हमारे पसलियों में कितनी अस्थियां, उसको रट डालो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वहां से हमेशा क्वेश्चन 1-2 आता रहता है। ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। मां जो एक बच्चे का सृजन कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका जो सृजन करेगा, पहचानेगा, तो बच्चा उसी को, पापा को थोड़ी ना पहचानेगा, पहले मां को ही पहचानेगा। ठीक ना? तो सबसे पहले किस माह में बच्चे अपनी मां को पहचानने लगता है?
तो सबसे पहले जानते हो तीसरे 3 माह जाते जाते अपने जो बच्चा होता है अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है और वो कहीं भी जाती है तो बोल तो पाता नहीं है, लेकिन जिधर जिधर वो जाती है अपनी नजरों को मूव करना सीख लेता है। इससे समझ में आता है कि बच्चा किसी को नहीं पहचान रहा है, सिर्फ अपनी माँ को पहचान रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं अच्छा लग रहा है? ठीक ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। समझ रहे हो ना? तो पूरे शरीर में मस्तिष्क का ही सबसे ज्यादा भार रहता है। देखते हो ना कि जब बच्चा होता है तो उसकी जब हम ऐसे लेंगे तो पट से उसकी गर्दन ही पहले नीचे जाती है, उसके पूरे शरीर में लगता है कि बस सिर ही में जितना वेट है। तो इसमें से कितना हो जाएगा, क्या लग रहा है? इसमें से 300 ग्राम कम है, 400 ग्राम ज्यादा है, 450 ग्राम भी ज्यादा है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? 350। ठीक ना। एक क्वेश्चन और बनता है कि जन्म के समय शिशु का भार वेट कितना होता है। तो हमेशा जन्म के समय शिशु का जो भार होता है 3 से 3.5 kg होता है। ये मत समझिएगा कि अगर 4 kg का बेबी है तो बहुत स्वस्थ है, गलत है। ये ओवरवेट है बेबी। ओवरवेट भी किसमें आता है? कुपोषण में ही आता है। बेबी कुपोषण की ही एक दशा है। तो इसमें हमारा जो स्वस्थ बेबी होता है 3 से 3.5 kg का होता है। समझ रहे हो ना? तो ये एक अदर क्वेश्चन है, मुझे याद आया तो यहाँ डिफाइन कर दिए। वैसे आपको यहाँ पे आपके मस्तिष्क का भार पूछ रहा है तो 350 ग्राम। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना जगत में विचरण करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि यह कल्पना की दुनिया में तो सब लोग विचरण करते हैं, लेकिन वह कौन सी एज है जिसमें कुछ ज्यादा ही कल्पना में बच्चा खोया रहता है। समझ रहे हो? कौन सी एज है? सबको पता है। शैशवावस्था में उसको कल्पना करने का कोई मतलब नहीं, वो दौड़ भाग में पूरा वो कॉपी कैट बच्चा होता है, अनुकरण में ही रह जाता है। ओनली किशोरावस्था, अगर ये आंसर ना होता तब हम किशोरावस्था को मारते, ठीक ना। लेकिन अगर हमारा दोनों एक साथ आंसर दे देता है, ठीक ना, अगर इसमें जो शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, अभी हम बताएंगे, स्टेज पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों दिया गया है। तो जब बच्चा 5 साल का, हम अगर विकास की अवस्था को देखेंगे तो शैशवावस्था को हमारे 5 वर्ष माना, 2 से 5 साल माना गया है, जबकि हर लाख का देखेंगे तो 2 ही साल का माना गया है। तो 2 साल का जहाँ बेबी है वो कल्पना नहीं करता है, लेकिन जहाँ 5 साल की शैशवावस्था आ जाती है तो अब वहां पे बच्चा इसमें आ जाएगा, वो भी कल्पना करने लगता है कि मैं एरोप्लेन अगर देखा तो मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अगर गन मिल गई तो मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं उनको मारूंगा, दुनिया भर की कल्पना करने लगता है। और किशोरावस्था में तो अपने कैरियर को लेकर लोग कल्पना की दुनिया में यहाँ पे चरम सीमा, यहाँ शुरुआत होती है, यहाँ चरम सीमा पे रहता है। ओके, एनी डाउट? इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो शैशवावस्था को हम कहेंगे, लेकिन 2 साल के बाद की अवस्था को, तो दोनों चीज को समझ लीजिए, ठीक ना। ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा आए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो विवाद में फंस जाते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बालक मुख्य रंगों का, अभी पहले ही इसके पहले भी इसको हम बता दिए हैं कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, मतलब प्राइमरी रंग कि नीला कौन है, पीला कौन है, तो ये किस अवस्था में कर लेता है। तो अभी हम आपको बताए कि जब बच्चा 4 साल का ही होता है तो प्राथमिक कलर को जान लेता है, जबकि 5 साल में, 5 से 6 साल में अपना वो और भी सेकेंडरी कलर को, इंटरमीडिएट कलर को भी समझने लगता है। तो इससे पहले भी हम इस आंसर को आपको बता चुके हैं कि ये 4 साल की अवस्था है, जबकि आपके प्रैक्टिस सेट में दिया है आपका 5 वर्ष दिया है, लेकिन 4 वर्ष यहाँ सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना
तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो किस अवस्था में देखने को मिलता है? जो बच्चा जो 3 पहिए वाली गाड़ी होती है, वॉकर होता है, चलाते हैं और दौड़ते हैं। तो क्या प्रौढ़ावस्था में कोई दौड़ेगा? बिल्कुल नहीं। किशोरावस्था में दौड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बाल्यावस्था उसके अब वो साइकिल मांगेगा, समझ रहे हो ना? ट्राइसाइकिल नहीं मांगेगा, ये 3 पहिया नहीं मांगेगा। ये तब कौन सी हमारी अवस्था आ गई? सही, शैशवावस्था। समझ रहे हो ना? कभी कभी ऑप्शन क्लियर नहीं होता है तो ये देखा जाता है कि किसका संबंध किससे है। इस तरह से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? बालक दिया है, शिशु दिया है। जो शिशु अभी इन्फेंसी है, मान लो इन्फेंसी है, तो वो सबसे पहले किस घटना की ओर सबसे पहले अट्रैक्ट होता है? ध्यान देते हो? कब जोर से बोलोगे तो भी बहुत ज्यादा उसके पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक ना? माँ का भी अभी असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा पूछ रहा है, ठीक ना? सबसे जल्दी, ज्यादा का मतलब सबसे तुरंत उसका इफेक्ट पड़े। फिर भोजन ना, प्रकाश जो है, अगर बच्चे को तुरंत अंधेरे से उजाले में लाओगे तो अपनी आंखों को सिकोड़ लेगा। तो ऐसे पता चल जाता है कि बच्चा सबसे पहले किससे ज्यादा प्रभावित हुआ? तो प्रकाश से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक की जिज्ञासा को किया जाता है। मान लीजिए कभी कभी बालक होते ही हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की। शैशवावस्था ऐसी अवस्था होती है जो बालक हर चीज को जानना चाहता है। जो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसको हम उसको बता नहीं सकते, उसको भी वो जानना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में बच्चे को हम क्या करेंगे? उसकी जिज्ञासा को दमन नहीं करेंगे। दमन कर देंगे तो फिर उसके अंदर जिज्ञासा का जो भाव है वो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। और जब तक जिज्ञासु नहीं होगा वो किसी चीज को सीखेगा नहीं। आएगा समझ में? तो वो सीखेगा नहीं। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है। उत्तेजित ये भी नहीं करेंगे, अभी तो खुद ही वो उसके पीछे पड़ा है कि मुझे बताओ बताओ बताओ। तो ये भी नहीं करेंगे कि और ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा। सक्रिय, सक्रिय वो खुद उस अवस्था में है, वो खुद सक्रिय है, वो जानना चाह रहा है कि ये है क्या, कि को क्या करेंगे हम? शांत करेंगे। समझ रहे हो ना? कि बच्चा कहे कि हमको चंदा मामा ला कर दो, हमको अभी चाहिए, कहाँ है, क्यों है, तो क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे ऐसे कोई टेक्निक लगाएंगे कि वो उस चीज से हटके उसका दिमाग कहीं और जाए और हमें बता सके कि वो बहुत दूर है, वो पाने की चीज नहीं है। तो ये चीज को हम क्या करेंगे? ऐसा शांत करेंगे कि उसको बुरा ना लगे। समझ रहे हो ना? ऐसा ना लगे कि ऐसा शांत कर दो कि एक चाटा दो कि वो शांत हो गया, तो फिर से वो जिज्ञासा का नाम ही नहीं लेगा कि मम्मी मुझे ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बाल विकास की शुरुआत, ये तो एक फैक्ट है जिसको लर्न करना ही है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो इसमें याद है आपको कि भारत में सबसे पहले बाल विकास कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? – 1930 में शुरू हुआ था, ठीक ना? 1930 में शुरू हुआ था, सॉरी 1930 में शुरू हुआ था। सबसे पहला पूछ रहा है कि सबसे पहली शुरुआत बाल विकास की कहां से हुई? तो सन 1930 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है? ठीक ना? देखिए क्या पूछ रहा है कि बालक जो है वो किशोर अवस्था में है, वह किशोरावस्था में ही बड़ा है, बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, और किस पर? सामाजिक विकास पर प्रभाव, जिसका सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना? कि सामाजिक विकास हम कर रहे हैं, ये मुझे नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये चीज को क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जरूरी है। तो इसमें क्या है,
रुचियां गलत है, आवश्यकता ये भी सही है, नहीं पूछ रहा है ना। रुचियां, रुचि लेगा तभी तो उसका सामाजिक विकास होगा। आवश्यकता है उसको एक लीडर बनना है, उसको एक नेता बनना है, तो ऐसा बिहेव नहीं करेगा तो भी दिक्कत है, तो आवश्यकता है। अभिवृत्ति है, दृष्टिकोण है उसका कि हम सोशल वर्कर बनेंगे, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, जैसा जान ही रहे हो कि कल्पना की दुनिया में विचरण करता है, तो क्या नहीं रहेगी, वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा, वो डरता नहीं है। ये असुरक्षा का भाव इन्फेंसी में होता है कि हमारा बच्चा, हम चलेंगे तो गिर जाएंगे, ये असुरक्षा हुई। तो यहाँ पे क्या हो गया, असुरक्षा से वो इसी से नहीं डरता है। बाकी निम्न में से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आपका है किशोर अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ये जानते हो, ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। कोहल वर्ग के नैतिक विकास से, तो परंपराओं को धारण करने की अवस्था, यह किशोरावस्था है। वो धीरे धीरे अपनी परंपराओं को धारण करने लगता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, यहाँ बच्चा सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं अपने ही वो व्यवहार को ज्यादा प्राथमिकता देता है, और उस व्यवहार से अगर कष्ट मिलता है तो वो चिंतित भी हो जाता है। तो यहाँ भी जो होता है, ये चरित्र, यहाँ सिर्फ परंपरा को धारण करता, कोई चरित्र की बात यहाँ नहीं आ रही है। तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो गया। ये अपने में ही उलझा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, कि मैं जो कर रहा हूँ गलत नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं यहीं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, ये सारी बात होती है। यहाँ भी कोई चरित्र का मतलब नहीं होता है। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, यहाँ जो होता है किशोरावस्था में नैतिक विकास चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जैसे जब आदमी बच्चा जो एडल्ट हो जाता है, 18 के बाद हो जाता है, तो यह समझने लगता है कि मैं ये जो काम करूंगा वो गलत है, ये समाज इसको मान्यता नहीं देगा। तब हमारा क्या होता है, हमारा यहीं पे आपका चरित्र का निर्माण प्रारंभ होता है और चरम सीमा पे रहता है। ठीक, स्व केंद्रित तो बच्चों में होती है कि सिर्फ अपने इर्द गिर्द शैशवावस्था में चारों ओर ही घूमता है कि ये मेरा सही है, वो मेरा सही है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है, यह तो परिभाषा है, और इसको कौन दिया है, हरलाक ने दिया है। ठीक ना, विकास से संबंधित ये सब लोग हैं, लेकिन यह जो परिभाषा है हरलाक ने दिया है। ठीक, इस सब लोग इसी से हैं, लेकिन हमारा जो परिभाषा वो थी वो हरलाक की थी। किशोरावस्था, देखिए एक और क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपका डेफिनेशन ही है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है, तो ये समझिए कि किशोरावस्था का विशेष जो अध्ययन है, जैसे किशोरावस्था को इन्होंने कहा है, स्टैनली हॉल ने कहा है कि एक तूफान, किशोरावस्था क्या है, एक तूफान की अवस्था है, तो उन्होंने ही इसको भी परिभाषित किया है। ठीक ना, तो यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर है सही, स्टैनली हॉल। क्लियर है, जितना भी अभी क्वेश्चन किए हो क्लियर है कि नहीं है। ठीक, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, फिर से हम इसको रिपीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा कौन दिया है, तो यह परिभाषा जो है जीन पियाजे की है। ठीक ना, यह परिभाषा किसकी है, जीन पियाजे की है, जीन पियाजे की है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। देखो पूछ रहा है कि वह कौन सा विकास है जो मेंटल डेवलपमेंट से संबंध नहीं रखता है, तो आप ही बताओ। देखो ये आप ही के क्वेश्चन में आप ही कर लोगे इसको कि शिक्षार्थी का
या बालक का कुछ भी लिख लो, यहाँ बालक शिक्षार्थी ना लिखे, यहाँ बालक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बालक का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध करने की क्षमता। तो देखो यह तर्क और निर्णय कहाँ से आता है, जब हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। तो ये भी किसी से संबंध रखता है, मानसिक विकास से। स्मृति का विकास, मेमोरी, बहुत देखते हो कि कोई बहुत शार्प माइंड का होता है, एक बार लर्न कर लिया उसको भूलता ही नहीं है, कोई बार बार लर्न करता है भूल जाता है। तो यहाँ भी किससे हमारा रिलेट कर रहा है, मेंटल से। तो ये भी हमारा सही है। अवबोध करने की क्षमता, हमें ज्ञान करने की, हमें कितना करेक्शन करने की क्षमता, जो अवबोध करने की जो क्षमता भी, ये भी मेंटल से रिलेटेड है। और यह क्या है, यह फिजिकल है, मेंटल नहीं है। हम फिजिकली वेट देखते हैं कि वेट कितने किलो का हो गया, हाइट इतने फुट की हो गई, ठीक। तो ये आपका जो 30 क्वेश्चन था आपका क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो समझ में क्वेश्चन ना आए तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और कमेंट के थ्रू बताइएगा कि यहाँ पे कोई ये मिस्टेक है, ये समझ में नहीं आया। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रैक्टिस सेट पे फोकस मत करिए, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ठीक ना। जैसे हम कुछ अभी आगे की क्लासेस में बताएंगे आपको कि हमारे ही उसमें से कुछ चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहां से देखोगे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। तो उस चैप्टर को तो पहले एकदम क्लियर कर लेंगे कि कहीं इधर उधर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। तो इस पर ज्यादा फोकस करिए और हम जब भी कराएंगे तो इस पर ज्यादा फोकस कराएंगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक ना। तो अब कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर हम अगले